Our second one topic is respiration. Next process, respiration. It is a very important process and it is subdivided into three parts. Number one, breathing. Number two, transportation. Number three, cellular respiration. Breathing is a process by which we intake O2 intake and CO2 release. It is a only physical phenomena, no energy, no enzyme, correct? No enzyme required and no energy release. Second one, transportation. After intake O2, lungs से, from the lungs to the cell, O2 को ट्रांसफर होना होता है and from the cell to the lungs CO2 ट्रांसपोर्ट होती है. These both phenomena included in transportation. And the third one is cellular respiration. It means जब O2 सेल में पहुंचती है, ऑक्सीडेशन of food takes place and this is the last one, एनर्जी रिलीज होती है, CO2, H2O and energy. These are the final products. मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं. मैकेनिज्म में शॉर्टकट में आपको एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ. डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक से. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. दिस इज नेजल पैसेज. दिस इज माउथ कैविटी. हम नाक से और मुंह दोनों से सांस ले लेते हैं और दोनों ही जो पैसेज हैं, मतलब नेजल कैविटी और माउथ कैविटी, दोनों आकर यहाँ फेरिंग्स के पास मिल जाते हैं. फेरिंग्स पर माउथ कैविटी और नेजल पैसेज, नेजल कैविटी आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और यहाँ पर एयर हम जो ब्रीथ इन करते हैं वो यहाँ पे आ जाती है. यहाँ पे फेरिंग्स वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक ट्रेकिया वाला, एक ईसोफेगस वाला. ट्रेकिया वाला ऑप्शन जो है, इसमें लैरिंग्स पड़ता है. लैरिंग्स आपने शहनाई सुनी होगी. वो एक शहनाई जब बजती है तो उसमें कुछ साउंड वाइब्रेशन नहीं रहता, वो सीधे ऐसा नॉर्मल बजता रहता है. उसको शेप हम होंठ से, तालू से, टंग से दे देते हैं तो हमारे वो वर्ड्स बन जाते हैं. तो यहाँ पर लैरिंग्स, इसको हम बोलते हैं, लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं. वन पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स. आपको मैं लैरिंग्स बना के बता देता हूँ.
ये देखिए, लैरिंक्स जो होता है एक बॉक्स, और यहाँ वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं नीचे से ट्रेकिया से एयर पास होती है यहाँ से। जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो इनमें वाइब्रेशन होता है और एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये, और यही हम साउंड को टंग से, अपने लिप्स से इसको कन्वर्ट कर देते हैं वर्ड्स में, और वो हमारी लैंग्वेज बन जाती है। करेक्ट? नाउ दिस इज लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया में सी शेप्ड के बैंड होते हैं। अब सी शेप के बैंड इसलिए होते हैं, अगर आप ब्रीद आउट करते हैं या ब्रीद इन करते हैं तो अगर इसमें फोर्सली एयर पास होगी, तो अगर सी शेप्ड के कार्टिलेजिनस बैंड नहीं होंगे तो ये पिचक जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए इसमें सी शेप्ड के बैंड होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहलाते हैं। आगे चल के ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये ब्रोंकस एक पार्ट को बोलते हैं और दोनों को एक साथ ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकस जो होता है, यहाँ पर भी आपको ब्रोंकाइटिस एक आपने डिसीज सुनी होगी, जिसमें यहाँ पर इन्फेक्शन आ जाता है, यहाँ स्वेलिंग आ जाती है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जब आप ब्रीद आउट ब्रीद इन करते हैं तो यहाँ पर एयर जो होती है वो आपकी बॉडी को, आपके ब्रोंकस को इरिटेट करती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस हो गया आपको। ब्रोंका जो ब्रोंकाइज है, मतलब प्लूरल फॉर्म में हम ब्रोंकाई बोलेंगे और सिंगुलर फॉर्म में ब्रोंकस बोलेंगे। तो एक ब्रोंकस जो है वो एक साइड के लंग्स में जाके बहुत बार सब डिवाइड होता है। वो पहले ब्रोंकाई बनाता है, ये ब्रोंकाई है, दोनों एक ब्रोंकस है। और ब्रोंकस जो है ब्रोंकियोल्स, ये छोटी छोटी ये ब्रोंकियोल्स हैं जिसमें सब डिवीजन हुआ है। और ब्रोंकियोल्स जो है वो एल्वियोलर सैक में खुलता है। ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये ब्रोंकियोल्स है। ब्रोंकियोल सब डिवाइड हुआ, सब डिवाइड होके एल्वियोलर डक्ट बनाई है। एल्वियोलर डक्ट जिसमें ये छोटे छोटे से बबल नुमा या बैलून जैसे क्या लगे हुए हैं, एल्विलाई लगे हुए हैं। एल्विलाई तक एयर का जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक एल्विलाई में एयर नहीं जाएगी, यहीं पर आपका एल्विलाई में ही होता है गैसेस का एक्सचेंज। आपको मैं यहाँ फिर से बना के बता दूँ, अगर एल्विलाई को समझना चाहते हैं तो ये एल्वियोलर डक्ट है और ये एल्विलाई है। ऐसे यहाँ बंच के फॉर्म में होंगे। आपको मैं एक बना के बता रहा हूँ। ये एल्विलाई के जो सरफेस होती है ये बिल्कुल थिन होती है, थिन सरफेस होती है, मॉइस्ट होती है, और साथ में इसमें ब्लड वेसल्स, आउटर साइड से ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। यहाँ ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। ब्लड से CO2 जो है वो अंदर दे दी जाती है, मतलब CO2 पहले ब्लड के पास थी, जो कि उसने बॉडी से लेके आया था, जो सेल से लेके आया था, वो ब्लड इसमें दे देता है। और जो O2 आपने इनहेल की हुई होती है, वो O2 यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पहुँच जाती है। ये दोनों चीज़ डिफ्यूजन के थ्रू ही होती हैं। करेक्ट? आगे एल्वियोलर सैक तक एक बार एयर पहुँच जाती है तो गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का केवल ब्रीदिंग वाला पार्ट हुआ है यहाँ पे। और जैसे ये एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज होने के बाद वो ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाएगा, सेल्स में, वो होगा ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम समझते हैं अभी। रेस्पिरेशन के ब्रीदिंग वाले सेक्शन में जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है उसके बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। इनहेलेशन के दौरान, इनहेलेशन जब आपका होता है तो कैविटी जो है आपकी, जो चेस्ट कैविटी है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कैसे हो सकता है, आप
think about it. This is chest cavity, imagine. This is diaphragm, and there, this is sternum and ribs here, ribs. Ribs are lift up, ऊपर की ओर रिब्स उठेंगी. डायफ्राम अगर फ्लैट हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. इट मीन्स जब आप इनहेल करेंगे तो ये डायफ्राम नीचे की ओर होगा, इसलिए फ्लैट होगा, तो रिब्स ऊपर उठेंगी और डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. इससे क्या होगा, आपके चेस्ट का जो कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. तो एनवायरनमेंट से जब आप इनहेल कर रहे हो तो वो इनहेल की हुई जो एयर है वो आपके अंदर आ पाएगी, लंग्स तक, लंग्स में पहुंच पाएगी. एक्सहेलेशन के जस्ट उल्टा होगा. डायफ्राम अगेंस्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन में अंदर की ओर ऐसा मुड़ जाएगा, अप हो जाएगा लिफ्ट, और रिब्स वगैरह वो डाउनवर्ड्स हो जाएंगी. और चेस्ट कैविटी जो है, जो थोरेसिक कैविटी जो है, उसका वॉल्यूम आपका अगेन कम हो जाएगा, जिससे एक्सहेलेशन कंप्लीट हो जाएगा. इसके पिक्चर्स वगैरह हम आपको पीडीएफ में बिल्कुल प्रॉपर दे रहे हैं, उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा. तो टोटल आपको पैसेज क्लियर हो गया होगा. हम पैसेज में देखें तो सबसे पहले हमारा पैसेज जो है जिसके थ्रू ब्रीदिंग हो रही है, सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स या माउथ कैविटी, माउथ या नॉस्ट्रिल के थ्रू एंटर करती है. फिर इसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर इसके बाद आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंकियोल्स डिवाइड हो जाती है एल्वियोलर डक्ट में. तो एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलाई. यहाँ तक आपका पैसेज ब्रीदिंग के थ्रू चलता है. देन उसके बाद हमने आपको बता दिया कि वो जाता है ब्लड में, और ब्लड से जाता है सेल में, सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. आपको हमने बताया था क्रिस्टी में ऑक्सीसोम्स होते हैं, वहाँ पर सेलुलर जो ऑक्सीडेशन है जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है वो कंप्लीट होता है. सेलुलर रेस्पिरेशन का भी थोड़ा सा पार्ट समझते हैं. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ही शुरू होता है, यानी कि आपका सबसे फर्स्ट जो मॉलिक्यूल था जिसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया था वो था ग्लूकोज. और ग्लूकोज से हमको एनर्जी निकालनी है, या हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए. तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज से कन्वर्जन हो जाता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी, करेक्ट. From here it is subdivided. It means in the absence of oxygen, फर्दर अगर ऑक्सीडेशन होना है तो उसके लिए प्रोसेस अलग है. एनर्जी रिलीज की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर 3 प्रकार से हो सकती है. नंबर 1, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी O2 नहीं है, एब्सेंस है, तो फॉर्मेशन होगा या प्रोडक्ट बनेगा एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी. एब्सेंस ऑफ O2, इट मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के एब्सेंस में. अब इनसफिशियंस अगर ऑक्सीजन होती है, जैसे आप मसल्स का कोई वर्क करते हैं तो लगातार वर्क करने पे आपको लगता है कि आपकी मसल्स स्वॉलन हो गई हैं, आपकी मसल्स अच्छी बन गई हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि अरे ये तो वापस ज्यों के त्यों है. इसका मतलब है कि आपकी मसल्स जितना वर्कआउट कर रही थी उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वहाँ पे इनसफिशियंस ऑक्सीजन में जैसा आगे का एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो हुआ है.
मतलब लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है मसल्स के बीच में, तो आपको स्वॉलन अप दिखने लगती हैं और एनर्जी भी मिलती है, बट कंप्लीट एनर्जी नहीं मिलती यहाँ से, क्योंकि लैक्टिक एसिड अभी कंप्लीटली आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक नहीं पहुँचा है। तो एक्यूमुलेशन हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड का मसल्स के बीच में, इसलिए आपको स्वॉलन अप दिखती हैं। एंड द थर्ड वन होता है ऑक्सीजन के प्रॉपर, मतलब जितना आपको चाहिए उतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तब मैंने आपको बताया था लास्ट प्रोडक्ट केवल और केवल CO2 और वाटर और एनर्जी बचता है, यानी CO2 H2O प्लस एनर्जी। ये है आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का, और ये CO2 जो है अगेन आपकी एक्सहेलेशन के थ्रू, लंग्स के थ्रू आउट हो जाएगी एनवायरनमेंट में। और H2O है तो H2O आपका कुछ मात्रा में यूरिन में चला जाएगा, कुछ मात्रा में आपके वेपर्स के फॉर्म में आपके ब्रीदिंग के थ्रू निकल जाएगा। एनर्जी का तो आपको मालूम है, एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोरेज हो जाएगी, और जितनी एनर्जी आप तुरंत यूज़ कर रहे हैं वो एनर्जी यूज़ होती जाएगी। एक्स्ट्रा एनर्जी ATP के फॉर्म में जमा रहेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। करेक्ट। रेस्पिरेशन इन प्लांट में हम केवल इतना जान लें, रेस्पिरेशन इन प्लांट मैंने आपको बताया था, I had told you that the stomata are the main organ of the plant by which plant exchange their gases and water। तो रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है, यहाँ एक्सचेंज O2 का होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, स्टोमेटा से, लेंटिकल से, लेंटिसेल्स ये समझ लीजिए, स्टेम्स वगैरह में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, अदर देन लीफ को लेंटिसेल्स बोलते हैं, और इनके थ्रू भी एक्सचेंज होता है। जनरल सरफेस ऑफ द रूट से भी होता है, क्योंकि रूट की जो नॉर्मल सरफेस होती है उसमें भी पोर्स अवेलेबल होते हैं जहाँ गैसेस एक्सचेंज इजीली हो सकता है। करेक्ट। ये रेस्पिरेशन इन प्लांट है।